नमस्कार दोस्तों, वाणीश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम दृष्टि आईएएस के उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि अप्रैल 2024 महीने का है। ये उत्तराखंड अपर पीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है कि डुमक गांव को 8 महीने में मिलेगी सड़क। अब देखिए, इस करंट अफेयर्स में हम 2 बातों को देखेंगे। पहला तो प्रीलिम्स के लिए कौन से फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दूसरा, कौन से फैक्ट्स मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। हम इन दोनों बातों को देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि उत्तराखंड में भारत-चीन सीमा पर स्थित चमोली जिले के डुमक और अन्य गाँवों को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सड़क जो 17 वर्षों से विलंबित है, इस वर्ष के अंत से पहले पूरी हो जाएगी। तो बेसिक जो फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो तो यही है कि चमोली जिले के डुमक और जो दूसरे विलेजेस हैं, इनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर सड़क निर्माण किया जाएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो ये बेसिक जो ये प्रॉब्लम्स है, ये किस तरीके से स्टेट के विकास में नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, वो इस बात से पता लगता है कि देखिए कि डुमक में कुछ मतदाताओं ने सड़क निर्माण में लगातार हो रही देरी से तंग आकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। अब देखिए, ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से यदि आधारभूत विकास न किया जाए या उसमें कोई विलंबन हो, कोई देरी हो, तो उसके कारण से किस तरीके से स्टेट के विकास में बाधा उत्पन्न होती है और उस कारण से पूरे देश के विकास में भी एक तरीके से अ, उसमें विलंब होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आधारभूत संरचना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है? वो एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए भी ज़रूरी है, जिससे कंट्री का लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र भी जीवंत रहता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा और इस पॉइंट को आप अपने मेंस में कोट कर सकते हैं, ठीक है? अब जो इसमें अगला है कि भारत-चीन सीमा के बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है? तो यदि हम भारत-चीन सीमा की बात करें, तो भारत और चीन के बीच की सीमा अपने पूरे भाग में स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है, यानी कि स्पष्ट रूप से डिमार्केटेड नहीं है, ठीक है? वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई पारस्परिक सहमति भी नहीं बनी है दोनों देशों में। यदि हम एलएसी की बात करें यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, तो ये वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद अस्तित्व में ये हमें देखने को मिला था। और यदि हम चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर की बात करें तो हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ हमें लद्दाख देखने को मिलता है और मध्य क्षेत्र में, मिडल क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड देखने को मिलता है और पूर्वी क्षेत्र में हमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम देखने को मिलता है। इस तरीके से हम भारत-चीन सीमा को हम 3 सेक्टर्स में देख सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और टोटल लेंथ की बात करें तो 4057 किलोमीटर का इसकी पूरी लंबाई है, तो इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है, ठीक है? अगला है गंगोत्री धाम में बर्फबारी। तो हाल ही में उत्तराखंड में देवी गंगा को समर्पित सबसे ऊंचे मंदिर गंगोत्री धाम में बारिश और बर्फबारी हुई। अब इसमें क्या है, मुख्य बिंदु देख लेते हैं। गंगोत्री मंदिर, जहां देवी गंगा की पूजा की जाती है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 फीट की इसकी ऊंचाई है और यहाँ पर दावा किया जाता है सफेद ग्रेनाइट पर उत्कृष्ट नक्काशी का। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। यदि हम गंगा नदी की बात करें तो यह गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है? और उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है और जो अन्य 4 धाम हैं वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि नदी को उद्गम स्थल पर भागीरथी कहा जाता है और देवप्रयाग से आगे जहाँ यह अलकनंदा से मिलती है, वहाँ पर इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। तो ध्यान रखिएगा
कि अलकनंदा से देवप्रयाग में जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। पवित्र नदी का उद्गम गोमुख में है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है और गंगोत्री से ये 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब ये पॉइंट को देख लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है। तो आईएमडी की स्थापना वर्ष हम देखें तो 1875 में हमें देखने को मिलता है और यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबंध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है, ठीक है। ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसकी मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है और आईएमडी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। जो अगला पॉइंट है, अगला न्यूज है, वो है उत्तराखंड आदि कैलाश और ओम पर्वत शिखर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का कार्य किया जा रहा है, इसका विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो यह काम कहाँ किया जा रहा है? तो पिथौरागढ़ जिले में। तो हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में नैनी सैनी हवाई अड्डे से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नैनी सैनी हवाई अड्डे से आदि कैलाश और ओम पर्वत शिखर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। कहाँ से कहाँ तक? तो नैनी सैनी हवाई अड्डे से आदि कैलाश और ओम पर्वत शिखर के लिए। तो ये बेसिकली हेली दर्शन योजना के तहत ही कार्य किया जा रहा है और इस सेवा का शुभारंभ जो किया है वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने किया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। यदि हम आदि कैलाश की बात करें तो इसे शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश और जोगलिंगकोंग पीक के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पर्वत है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला है ल्यूमिनस ने उत्तराखंड में सौर मॉड्यूल सुविधा में निवेश किया, ठीक है। तो हाल ही में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में, ध्यान रखिएगा, रुद्रपुर में ये किया गया है, रुद्रपुर में 250 मेगावाट की सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। तो इसके निवेश की बात करें तो 1.2 अरब का इसका निवेश है और यह 1 गीगावाट क्षमता का एक इसका विस्तार है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कंपनी ने सौर मॉड्यूल प्रौद्योगिकी विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप की है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और यह जो कार्य किया जा रहा है यह मेक इन इंडिया मिशन के तहत काम किया जा रहा है, जिसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त विद्युत योजना सौर कार्यक्रम के अनुरूप इसको देखा जा रहा है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगली बात ये ध्यान रखनी है कि इस योजना में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त विद्युत उत्पन्न करने की परिकल्पना की गई है, जिससे परिवारों को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए का लाभ होगा। तो ये याद रखिएगा, 300 यूनिट का तक मुफ्त और 15,000 से 18,000 तक का लाभ इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें जो ये पॉइंट है कि ये रुद्रपुर में किया जा रहा है, तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बाकी ये सारे जितने पॉइंट्स हैं ये आप मेंस में कोट कर सकते हैं। मेंस में यदि इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है तो आप इन बातों को वहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में ली आयन बैटरियों और ई अपशिष्ट के लिए पुनर्चक्रण सुविधा की बात की जा रही है। तो हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टीडीबी ने उत्तराखंड के सितारगंज, जो कि उधम सिंह नगर में है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ली बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग हेतु एक वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए मेसर्स रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो ये बेसिकली सतत विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ये काम कहाँ किया जा रहा है? तो सितारगंज में किया जा रहा है और ये किस जिले में स्थित है? तो उधम सिंह नगर में स्थित है। तो ये प्रीलिम्स के लिए इतना ध्यान रखना है आपको। अब देख लेते हैं ली आयन बैटरी के बारे में। तो बेसिकली ये रिचार्जेबल यानी कि पुनः चार्ज की जा सकने वाली बैटरी है। ली आयन बैटरी में इलेक्ट्रोड पदार्थ के रूप में अंतर्वेशित लिथियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, जबकि एक नॉन रिचार्जेबल लिथियम बैटरी में धातु सदृश लिथियम का उपयोग किया जाता है।
बैटरी के डिस्चार्ज होने के कारण लिथियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो देखिएगा डिस्चार्ज के समय ये बात की जा रही है और चार्ज होते समय विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं ई अपशिष्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के बारे में। तो ये सामान्य शब्द है जिसका उपयोग सभी प्रकार के पुराने, खराब हो चुके या बेकार पड़े बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे घरेलू उपकरण, कार्यालय सूचना तथा संचार उपकरण आदि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो जो ये प्रबंधन है ये बेसिकली ई कचरा प्रबंधन नियम 2016-17 में अधिनियमित किया गया था। और एक प्रिम्स के लिए इस बात को ध्यान रखना है कि भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है और इनमें से कई बातों को आप मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो करंट अफेयर्स है ये प्रीलिम्स के लिए ही जरूरी है। इनमें से कई ऐसी बातें हैं जो कि मेंस में भी कोट की जा सकती हैं और अपने आंसर को एक अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 36 आरक्षण याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। तो बेसिकली क्या है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30% 36 आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा। तो इसमें क्या है कि इसमें ये याचिका की गई है कि राज्य की महिलाओं के लिए जो 30% आरक्षण का प्रावधान है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के दायरे से तो बाहर है। तो बेसिकली देख लेते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 क्या बोलता है। तो अनुच्छेद 16(4) में प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है। ठीक है, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये प्रोविजन भी दिया गया है। अनुच्छेद 16(4)(a) में प्रावधान है कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है यदि उन्हें राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अगला अनुच्छेद 16(6) में प्रावधान है कि राज्य किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध कर सकता है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ये मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। इनको आप अपने साक्षात्कार में और अपने मेंस में दोनों में कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला है अद्वैत आश्रम की 125वीं वर्षगांठ। तो उत्तराखंड में रामकृष्ण मठ और मिशन का केंद्र मायावती में अद्वैत आश्रम की 125वीं वर्षगांठ बनाई गई। तो आपको ये बताना है कि मायावती जो ये आश्रम है कहाँ पर है। ठीक है, तो इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में हाल ही में मायावती में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो इसमें देख लेते हैं मुख्य बिंदु में कि आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1899 में की थी और इसका उद्देश्य अद्वैत दर्शन का अध्ययन, अभ्यास और प्रचार करना है। ठीक है, और अद्वैत वेदांत की बात करें तो हिंदू धर्म का मूल है जो मानव जाति के अस्तित्व और एकजुटता की शिक्षा देता है। ठीक है, अद्वैत वेदांत की बात करें तो जो इसका उद्गम है, जो इसका स्रोत है वो हमें प्राचीन उपनिषद ग्रंथों में देखने को मिलता है। आप सभी ने सुना होगा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो यह जो सिद्धांत है वो भी अद्वैत वेदांत का ही है। तो अद्वैत वेदांत का मूल जोर यह है कि आत्मा शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अनैतिक चेतना है। यह बिना किसी द्वितीय अद्वैत अनंत अस्तित्व वाला और संख्यात्मक रूप से ब्रह्म के समान है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अगला है स्वामी विवेकानंद के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। इनका जन्म 12 फरवरी 1863 को नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ। वह एक साधु और रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिमी विश्व में पेश किया तथा उन्हें अंतर धार्मिक जागरूकता बढ़ाने 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म को विश्व मंच पर लाने का जो उनको श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1987 में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये प्रिंट्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है।
संस्था ने भारत में व्यापक शैक्षणिक और परोपकारी कार्य किए। ठीक है। और वर्ष 1893 में शिकागो यूएस में आयोजित प्रथम धर्म संसद में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो एक तो रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की, इस बात को याद रखना है कब की। ठीक है। और 1893 में इन्होंने शिकागो में एक तरीके से भारत को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला है भ्रामक पतंजलि विज्ञापनों पर उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण। तो इसमें हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए, आयुष का अर्थ। ठीक है। तो आयुष का जो अर्थ है इसमें हम आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी आदि शामिल है। तो इसमें प्रीलिम्स में आ जाएगा कि इनमें कौन कौन से शामिल नहीं है या इनमें कौन कौन से शामिल हैं। तो दोबारा देख लीजिए, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी इसमें शामिल है। तो ये बेसिकली विविधता सहित महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रदर्शन करती है, अत्यधिक सुलभ और किफायती है और इसकी जो लागत है वो भी कम हमें देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी के कारण उत्तराखंड के नैनीताल एवं पौड़ी जिलों में सुदूरवर्ती ग्रामवासियों को प्रवासन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य ग्राफ में उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है। तो ये मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा एक महत्वपूर्ण विषय रहता है, मानव वन्य जीव संघर्ष। तो इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारे इम्पोर्टेंट बिंदुएं हैं, उन सभी को आपको मेंस में कोट करना है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि पिछले एक दशक में उत्तराखंड में बड़े वन्य जीवों के कारण 264 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 203 मौतों के लिए तेंदुए, 61 मौतों के लिए बाघ जिम्मेदार हैं। अगला है, इन वन्यजीव घटनाओं ने प्रभावित क्षेत्रों में बहुत बड़ा व्यवधान उत्पन्न किया है। अब इससे देखिए क्या क्या समस्याएं हुई, स्कूल बंद हो गए। ठीक है। अब देखिए, हमने बात की थी कि आधारभूत जो विकास होते हैं, ठीक है, तो बेसिक डेवलपमेंट होते हैं, फंडामेंटल डेवलपमेंट होते हैं, यदि वो सही से ना हो, यदि इन मानव वन्यजीव संघर्ष क्यों होते हैं, ठीक है, हम इन्वायरमेंट के साथ, हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। ठीक है। अपने डेवलपमेंट में इतना मग्न हो जाते हैं कि हम जो दूसरे जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए हम ध्यान नहीं दे पाते। तो जब भी हम विकास करते हैं तो हमें इन बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है। हमें एक नदी के प्रवाह में बहते हुए चलना है, उसके लिए अवरोधक नहीं बनना है। तो यदि हम विकास कर रहे हैं अपने देश के, अपने स्टेट के लिए, तो हमें वन्य जीव का भी, उनका भी एक तरीके से ख्याल रखना है, उनके भी जीवन का ख्याल रखना है और उसके साथ साथ ही हमें अपने विकास में भी इस तरीके से प्रयास करना है कि दोनों में सामंजस्य की स्थिति हो, ना तो उन्हें कोई समस्या हो और नहीं हमारे डेवलपमेंट में कोई समस्या हो। क्योंकि यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो देश का ना तो आर्थिक एक तरीके से हानि होती है, एक तरीके से इकोनॉमिक तो हानि होती ही है और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ये हमें हानि देखने को मिलती है। ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो इन्होंने क्या, इसमें क्या लिखा है कि वन्य जीव हमलों ने क्षेत्र में चुनावी घटनाओं को भी प्रभावित किया है। तो देखिए कितनी समस्या होती है। अब इसमें से हम इन बिंदुओं को देख लेते हैं कि इनके कारण क्या है। तो इमेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृषि संबंधी विस्तार, शहरीकरण, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, वन्य जीवों की आबादी में वृद्धि। ठीक है। तो इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब कुछ देख लेते हैं कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने क्या सलाह दिए थे इनके प्रबंधन हेतु। तो समस्यात्मक जंगली जानवरों से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया था। ठीक है। मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण फसल क्षति के लिए मुआवजा की बात की गई थी। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाने और अवरोधक लगाने के लिए स्थानीय राज्य विभाग की बात हुई थी। पीड़ित परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान करने की बात इसमें की गई थी। ठीक है। अब देखें राज्य विशिष्ट पहलों की, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, मानव पशु संघर्ष सूचीबद्ध आपदाओं के अंतर्गत शामिल इसमें बात की गई है। ठीक है। उत्तराखंड में क्षेत्रों में पौधों की विभिन्न प्रजातियों को उगाकर बायोफेंसिंग की जाती है। ओडिशा में जंगली हाथियों के लिए खाद्य भंडार को समृद्ध
करने हेतु वनों में सीड बॉल डालना। तो देखिए, मानव वन्य जीव संघर्ष एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण एक काफ़ी समस्या है, ठीक है? इसको रोकने के लिए हमें जो भी सलाह दिए गए हैं समिति द्वारा और जो भी स्टेट्स दूसरे फॉलो कर रहे हैं, उनसे दूसरे स्टेट जहाँ पर ये समस्या रहती है, वो इन्हें एक एज़ अ प्रेरणा के तौर पर सीख सकते हैं और उन्हें एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जिससे यह संघर्ष काफ़ी कम हो, ठीक है? अगला है चार धाम यात्रा। तो चार धाम यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है? तो चार धाम देखें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हमें देखने को मिलता है और यह यात्रा सामान्यतः अप्रैल, मई से अक्टूबर, नवंबर तक हमें देखने को मिलता है। तो आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यमुनोत्री धाम के बारे में। स्थान है उत्तरकाशी, ठीक है? यह समर्पित है देवी यमुना को और गंगा नदी के बाद यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है। अगला है गंगोत्री धाम, स्थान है उत्तरकाशी, समर्पित है देवी गंगा। तो इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए। देवी गंगा सभी भारतीय नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है, ठीक है? अगला है केदारनाथ धाम, तो इसका स्थान रुद्रप्रयाग जिला, समर्पित है यह भगवान शिव को और ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, ठीक है? अगला है बद्रीनाथ धाम, तो यह चमोली जिले में स्थित है और ये समर्पित है भगवान विष्णु को, ठीक है? और यह वैष्णवों के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स को देखा है अप्रैल महीने के, ठीक है? ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। हमने दोनों के कंटेक्स्ट में इसे देखने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के न्यूज़ को देखेंगे और प्रीलिम्स में उनमें क्या इम्पोर्टेंट है, मेंस में उनमें क्या इम्पोर्टेंट है, दोनों बातों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।